हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा रेक्टिफायर। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स अपना सब्जेक्ट चल रहा था तो अपना टॉपिक रहेगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी दिष्टकारी यानी होता है एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? आपकी रेक्टिफायर कहलाती है। यानी एसी को जो डीसी के अंदर बदलता है यानी परिवर्तित करता है, डीसी आउटपुट मिलता है, एसी इनपुट देते हैं तो डीसी आउटपुट के तौर पे मिलता है, तो वो कौन सी युक्ति होती है? वो उसे कहलाते हैं, वो कहलाता है आपका रेक्टिफायर सर्किट। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेंटर टेप टाइप, एक होता है आपका ब्रिज टाइप। तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि हाफ वेव क्या होता है और फुल वेव क्या होते हैं। फुल वेव के अंदर ये पढ़ेंगे सेंटर टेप टाइप और ब्रिज टाइप पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं अपन हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है आपका, इसके अंदर एक ही डायोड लगा रहता है। जैसे कि आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अपने सप्लाई दे दी, वी इनपुट दे दिया, तो आपने दे दिया वोल्टेज दे दिया इनपुट में साइन ओमेगा टी। तो ये अपन को वी एम साइन ओमेगा टी अपने सप्लाई दे दी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे डायोड लगा दिया और ये हो गया आई आउटपुट, ये रेजिस्टेंस लग गया आर और वी आउटपुट ये आपको प्राप्त हो गया। तो ये अपन इस प्रकार से देंगे तो अपन को क्या मिलेगा? जैसे कि ये अपन ने इनपुट दिया, ये आपको साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जो कि आप जानते हो कि ये इनपुट में दी, तो अपन को आउटपुट में ये प्राप्त होगा। आउटपुट में क्या प्राप्त होगा? यानी जब तक ये डायोड आपका पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव साइकिल में रहेगा, तो यहाँ तक ये पाई तक आपका वर्क करेगा। फिर यहाँ पे जीरो, ये जीरो आएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा वैसे ही वर्क करेगा, तो ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो ये होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की कहानी। फिर इनके जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो एक साथ देखेंगे। ये देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखेंगे। अब जानते हैं डायोड के इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर पी आई वी वैल्यू यानी पीक इनवर्स वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज के अक्रॉस कैसे होती है और आपके करंट के अक्रॉस आरएमएस कैसे होती है, और वोल्टेज के अक्रॉस एवरेज कैसे होती है, और वोल्टेज के करंट के अक्रॉस एवरेज कैसे होती है, और नीटा आपकी इफिशिएंसी किस प्रकार से होती है, वो जानती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फुल वेव, हाफ वेव और ब्रिज टाइप में, तीनों में यही क्वेश्चन बनते हैं जो कि कॉमन है। सबकी वैल्यू अलग अलग होती है लेकिन याद रखने लायक चीजें हैं, पॉइंट है जो कि हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो पहले जानते थे पी आई वी यानी पीक, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज। पी की होगी पीक, आई की होगी इनवर्स, वी की होगी आपकी वोल्टेज। ये होती है आपकी वीएम के बराबर, इसकी वैल्यू होती है वीएम के बराबर। ये क्या होती है? ये होती है आपके रिवर्स बायस में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो डायोड के अक्रॉस होती है, वो होती है आपकी रिवर्स बायस में जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं ना। जैसे एक तो होता है आपका फॉरवर्ड बाइस, जैसे कि डायोड चलता है यहाँ तक तो चलता है आपका फॉरवर्ड बाइस, बाद में रिवर्स बाइस के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, ओपन स्विच की भांति कार्य करता है, फिर आपका क्लोज स्विच की भांति कार्य करता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर, और रिवर्स बाइस के अंदर आपका करता है ओपन सर्किट की भांति। तो ये होता है आपका मैक्सिमम वोल्टेज रिवर्स के अंदर जो कि आपके डायोड के अक्रॉस होता है, वो होता है आपका पीआईवी यानी पीक इनवर्स वोल्टेज हो गया। फिर चलते हैं अपन फॉर्म फैक्टर की तरफ। फॉर्म फैक्टर होता है आपका वीएम इंटू पाई अपॉन 2 इंटू वीएम, ये हो गया आपका फॉर्म फैक्टर की वैल्यू। अगर फॉर्म फैक्टर की मान निकालेंगे तो वीएम से वीएम कैंसिल हो जाएगा आपका, और पाई अपॉन 2 बचेगा। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 2, यानी इसमें 3.14 में ये 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 1.57, 1.57 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगी आपकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू। ये होता है आपका फॉर्म फैक्टर। जब हाफ वेव रेक्टिफायर की कंपेयर में तुलना करें तब आता है फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.57। अब जान लेते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर होता है ये आउटपुट पर एसी के मान को दर्शाता है। जब आउटपुट के अंदर एसी के मान को दर्शाता है, जैसे कि आपकी डीसी की प्रॉपर्टीज तो ये होती है, लेकिन अपन को वैल्यू क्या मिलती है? वैल्यू इस प्रकार से मिलती है कुछ जो कि ऐसी मिलनी चाहिए। तो इसके सापेक्ष में ये कुछ हार्मोनिक्स है ना, ये कुछ अशुद्धि है, ये हमें डीसी की मतलब एसी का मान है ना, ये दर्शाता है आपका रिपल फैक्टर की कितनी रिपल आई है, कितनी अशुद्धि आई है, वो रिपल फैक्टर दर्शाता है। रिपल फैक्टर बराबर होता है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1।
तो इसकी वैल्यू आती है आपकी, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू यहाँ से लिख दी, तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू का स्क्वायर अपॉन -1 करोगे, इसका अंडर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.21, यानी 1.21 आ जाएगी। और इसका ये सूत्र भी मिल सकता है आपको एग्जाम में देखने के लिए, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का स्क्वायर -1 इसका अंडर रूट। तो ये हो गया रिपल फैक्टर की कहानी। फिर जानते हैं VRMS बराबर होता है VM/√2, नहीं RMS वैल्यू VRMS बराबर होता है VM/2, और V एवरेज बराबर होता है VM/पाई होता है आपका V एवरेज, और VRMS होता है VM/2। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से और यहाँ से। और I एवरेज बराबर हो गया VM/2R, ये वैल्यू यहाँ से निकल गई। VRMS बराबर VM/2R, और I एवरेज बराबर हो गई V एवरेज अपॉन R। V एवरेज की वैल्यू यहाँ से रख दी, तो VM/πR, ये आ गया आपका IRMS की फाइनल वैल्यू। फिर जान लेते हैं नीटा, यानी दक्षता की इफिशियंसी होती है आपकी 40.6%, यानी 40.6% होती है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर की कहानी। अब जानते हैं नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जानेंगे फिर। अब जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अपन जानेंगे पहले सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो जानते हैं सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, किस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। तो इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में से एक टेपिंग निकाली जाती है बीच में से, तो उसमें से इस प्रकार से, जैसे मैंने लोड लगा रखा है रेजिस्टिव लोड, तो लोड लगा दिया, यहाँ पे एक डायोड लगाया रहता है D1, एक लगा रहता है D2, जैसे आपको सर्किट डायग्राम के अनुसार दिखाई दे रहा है उसी प्रकार। तो यहाँ से V नोट सप्लाई, ये I नोट इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ये इधर से आ जाएगी I नोट, एक आ रही है इधर से। तो ये किस प्रकार से वर्क करेगा ये देखेंगे। अपन ने सप्लाई दे दी इनपुट में Vm sin ओमेगा t, यानी ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दे दी। तो इसमें एक बार तो ये D1 ऑन होगा, एक बार ये D2 ऑन होगा। यहाँ पे D1 ऑन होगा और D2 ऑफ होगा, यहाँ पे 0 से पाई तक आपका D1 ऑन होगा और D2 ऑफ होगा, और फिर पाई से 2 पाई के बीच में D2 ऑन होगा और D1 आपका ऑफ होगा। ओपन, ये ओपन स्विच की बात कार्य करेगा, फिर ये क्लोज स्विच की बात कार्य करेगा। पहले ये क्लोज स्विच की बात, फिर ये ओपन स्विच की बात, ऐसे वर्क करेगा। यानी मैंने लिख दिया D ऑन, यानी डायोड ऑन होगा, 1 ऑन होगा, फिर ये डायोड 2 ऑन होगा, यानी इसकी जगह यहाँ पे केवल D1 ऑन होगा, फिर केवल D2 ऑन होगा। तो ये इस प्रकार से वेवफॉर्म मिल जाती है। एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, सेंटर टेपिंग्स, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन किसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है फुल वेव में, तो ये सेंटर टेप में फुल वेव की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर भी वही इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट है जो कि जान लेते हैं। V एवरेज बराबर होता है 2Vm/π, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। VRMS बराबर होता है VM/√2, और आपका फॉर्म फैक्टर बराबर होता है VRMS/V एवरेज बराबर 1.11। ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ जाती है सेंटर टेप के अकॉर्डिंग। फिर आ जाती है अपनी पीक फैक्टर की। पीक फैक्टर बराबर होता है Vm इंटू √2/Vm। तो Vm से Vm कैंसिल हो गया, तो √2 का वैल्यू आती है 1.41। ये आ गया आपका पीक फैक्टर। फिर जान लेते हैं अपन रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर बराबर होता है फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है आपकी √1.11 स्क्वायर -1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0.48। ये आ गई आपका रिपल फैक्टर। और आपका ये पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सबसे ज्यादा आती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी आती है, ये सेंटर टेप की आती है आपके 2 Vm, ये अलग आती है सबसे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक नीटा बराबर इसकी इफिशियंसी होती है 81.2, यानी 81.2% इफिशियंसी होती है ये सेंटर टेप की। ये हो गई आपकी सेंटर टेप की कहानी। इससे इन पॉइंटों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते थे यहीं से बनेंगे। ध्यान से नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखेंगे। फुल वेव के अंदर एक और बचा तो वो देख लेते हैं, इसको दे लो स्क्रीनशॉट और नोट कर लो। अब जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सेकंड टाइप अपना ब्रिज टाइप रेक्टिफायर।
ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड लगे रहते हैं, जैसे कि अपने सर्किट डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है आपका D1, D2, D3 और D4। और एक आपका रेजिस्टिव लोड लगा है V0, इसके अक्रॉस वोल्टेज है I0, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, यानी लोड के अक्रॉस ये लोड लगा रखा है मैंने। तो यहाँ पे अपन ने ये देख लिया ब्रिज टाइप में क्या अलग होता है। ये आपके फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सेंटर टेप वाला देखा था अभी अपने, अभी देखते हैं ब्रिज टाइप में आपका वेवफॉर्म सेम टू सेम रहती है। इसके अंदर 2 डायोड रहते हैं, तो इसकी आपकी ये रहती है D3 और D4 ऑन होगा तो ये साइकिल प्राप्त होगी, और D1 और D2 ऑन होगा तो आपको ये साइकिल प्राप्त होगी। यहाँ से देख लो, ये और ये डायोड एक टाइम पे ये काम करेगा, एक टाइम पे ये कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ से सप्लाई आएगी, तो यहाँ से सप्लाई दी अपने V इन बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये आपका इनपुट में लगा दिया। तो इस प्रकार से ये डायोड आपके वर्क करेंगे। इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 डायोड लगे रहते हैं ब्रिज टाइप के अंदर, और आपका पाई से 2 पाई के बीच में आपका D3 और D4 ऑन होगा, और पाई से 2 पाई के बीच में D1 और D2 ऑन होगा। एक टाइम पे 2 डायोड ऑन होंगे, एक टाइम पे 2 डायोड ही ऑन होंगे। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं, जैसे कि अपने हाफ वेव में नोट किया था और आपने सेंटर टेप फुल वेव के अंदर नोट किया था, वही अपने पॉइंट नोट करने हैं। तो उसके अंदर सेम टू सेम ही आपका सेंटर टेप और ब्रिज टाइप में कुछ अलग क्या है, अलग ये पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ये अलग है। आपका सेंटर टेप में आपका प्राप्त होता है पीक इनवर्स वोल्टेज होता है आपका 2Vm, और ये होता है आपका ब्रिज टाइप में Vm ही प्राप्त होता है, ये आपका अलग पॉइंट है। और सेम टू सेम ये एचटीज देख लेते हैं। Vrms बराबर Vm बटे √2, ये हो गया Vrms, और V एवरेज बराबर हो गया 2Vm अपॉन पाई, ये हो गया V एवरेज, और फॉर्म फैक्टर हो गया 1.11, ये फॉर्म फैक्टर हो गया, और पीक इनवर्स हो गया आपका √2 का मान होता है 1.41, और आपका रिपल फैक्टर RF बराबर हो गया 0.48, ये आ गया रिपल फैक्टर का मान, और पीक इनवर्स वोल्टेज हो गया आपका Vm, और नीटा यानी आपकी इफिशियंसी होगी 81.2% होगी, 81.2% होगी आपकी इफिशियंसी। ये इस प्रकार से आपका हो गया ब्रिज टाइप का सारा अपना कंप्लीट हो गया। ये फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर जितने भी थे रेक्टिफायर अपने कंप्लीट कर दिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।